हम हर रोज़ दुनिया को देखते हैं, लेकिन क्या हम सच में इस दुनिया को देख पाते हैं या समझ भी पाते हैं? आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके जीवन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इनकी पढ़ाई शुरू होती है सरस्वती विद्या मंदिर से, उसके बाद इनकी पढ़ाई होती है ऑल ओवर हिंदी मीडियम में। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ना या पढ़ाना सही नहीं है आज के दौर में, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो हिंदी मीडियम में पढ़कर एक डॉक्टर ही बन सकता है, डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक आई सर्जन बन सकता है। ये था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मिथ। इसके बाद चलते हैं और उस मेहमान की यात्रा के बारे में जानते हैं। पढ़ाई के बाद इन्होंने शुरुआत करते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। स्कूल के दौरान प्यार तो होता है, लेकिन परंपरा और रीति रिवाज और परिवार की सामाजिक बंधनों के कारण बोल नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फिर अंत में क्या होता है? अंत में ये शादी करते हैं अपने माता पिता के कहने पर। इनके घर में जो दादी माँ हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि कक्षा 8 के पास वो महिला जिसको तमाम कई भाषाओं का ज्ञान होता है। सिर्फ भाषाओं पे ही नहीं निपुणता होती है, बल्कि क्रिकेट के जैसे चीज़ों पे भी महारत हासिल की हुई होती है। गांव के मोहल्लों की बात करें अगर, तो लोग बताते हैं कि उस टाइम पे रेडियो से ज़्यादा उनकी कमेंट्री फेमस हुई होती है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा जी से, जो आज हमारे इस पॉडकास्ट में मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सिंपल सा सवाल है, एक यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग कि एक आई स्पेशलिस्ट कह लें या आई सर्जन कह लें आपको, इसका ख्याल कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मतलब ग्रामीण परिवेश में ही जन्म हुआ, गांव में जन्म हुआ, और पिताजी मेरे कृषक हैं, किसानी है घर पे। बाबा जी मेरे सरकारी नौकरी में थे, लेखपाल थे, और दादी मेरी पढ़ी लिखी थी, 8वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। वो महाराष्ट्र की थी, तो उनका मराठी भी उनको आती थी, हिंदी तो आम मतलब अपनी मदर टंग ही है, अंग्रेजी का भी उनको नॉलेज था, अंग्रेजी भी समझती थी, और साथ में संस्कृत भी समझती थी, संस्कृत भी पढ़ती थी। पूजा पाठ से जुड़ी रही, तो पूजा पाठ की जितनी किताबें हैं वो सब संस्कृत में थी, तो इस वजह से उनको संस्कृत भी बढ़िया आती थी। तो जो हमारे पढ़ाने का, जो हमें कुछ बनाने का घर में विचार था, वो हमारी दादी का ही विचार था। पूरा का पूरा उन्हीं का योगदान है हमें डॉक्टर बनाने में, आगे बढ़ाने में। और शुरू में तो स्कूलिंग वहीं पास में ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल है, 8वीं तक वहीं पढ़ाई हुई। उसके बाद 8वीं के बाद वो स्कूल नहीं था, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो सरकारी कॉलेज है हमारे घर के पास में ही, तो वहीं हुआ। हमारे बड़े ताऊ जी हैं, वो डॉक्टरी प्रैक्टिस करते थे बिना डिग्री वाली, तो उनको देख देख के मन में लगता था कि कभी हम भी डॉक्टर बने। तो एक मन में ये था कि डॉक्टर बनना है, और फिर CPMT की तैयारी की, बाहर निकले और फिर डॉक्टर बने। भारत में अगर मैं बात आँखों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जब तक कि आंखें धुंधली ना हो जाएं या कम दिखाई ना देने पड़ जाए। तो इतना इजीली क्यों लेते हैं यहाँ पे आँखों के लिए लोग? आँख के डॉक्टर को तो डॉक्टर ही नहीं मानते हैं। मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ एज मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी में आँख के डॉक्टर के लिए, तो मेरे पिताजी का पहला रिफ्लेक्स यही था कि अरे कौन से डॉक्टर बन रहे हो, आँख के डॉक्टर बनोगे, आँख तो छोटा सा होता है, उसमें क्या करोगे। गाँव में और छोटी जगह में तो जो सर्जन है उसी को बड़ा डॉक्टर मानते हैं कि पीठ चीर दे, पेट चीर दे, वही बड़ा डॉक्टर है, और बाकी आँख का तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब आँख के डिपार्टमेंट में हमने पढ़ाई करी, तो जो वहाँ के सीनियर थे और जो हमारे टीचर थे, उनकी कार्यशैली देखकर कि इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि हमें रात में जगना है और कुछ करना है। और जो अधिकतर बुजुर्ग जो आते थे, उनका ऑपरेशन के बाद उनका रिफ्लेक्स देखते थे, रिएक्शन देखते थे, कितने खुश होते हैं। तब हमने ठान लिया कि नहीं, ये डिपार्टमेंट और ये ब्रांच भी अच्छी है, इसमें भी आगे कुछ किया जा सकता है। तो आँख देखिए महत्वपूर्ण अंग तो है ही, आँख में बगैर मतलब उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसमें एक ऐसा है कि एक सेवा भाव भी है। अधिकतर मरीज आप देखेंगे कि आँख के मोतियाबिंद है और बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो आप डॉक्टरी के साथ साथ अपने पेशे के साथ साथ अगर आपके मन में सेवा भाव है, तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं इसमें। तो आप जैसे जब आपने नीट के एग्जाम उस टाइम हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? CPMT हो रहा था। CPMT जब आपने क्वालिफाई किया, तो चीजें पढ़ाई शुरू हुई मेडिकल की। डिसाइड कब किया जाता है कि हमें किस फील्ड का डॉक्टर बनना है? नहीं, CPMT के बाद CPMT में तो MBBS के लिए एंट्रेंस होता है, इसके बाद फिर PG एंट्रेंस होता है। PG एंट्रेंस में रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो आपकी अगर रैंक हायर है तो आप अपने मन का डिपार्टमेंट ले सकते हैं, अगर रैंक लो है, बीच की है, तो आपको अपने मन का नहीं मिलेगा, जो कॉलेज अवेलेबल होंगे। तो उस समय
चूंकि मैंने केजीएमसी से एमबीबीएस किया, तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं पीजी यहीं से करूंगा, केजीएमसी से ही करूंगा। तो बाकी अदर कॉलेज की जनरल सर्जरी तो मिल रही थी, लेकिन केजीएमसी की जनरल सर्जरी नहीं मुझे मिल रही सिर्फ थी। तो आंख वाला मैंने चूज किया। और फिर ये था सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में चेंज कर लूंगा, लेकिन वो चेंज करने के पहले ही मन चेंज हो गया। तब तक इंटरेस्ट इसमें आने लगा। फिर इंटरेस्ट इस पे आने लगा। कमजोर जो नजर आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है, अक्सर लोग आप देख रहे हैं कि आज बच्चों में चश्मा बहुत जल्दी लग जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो पैदा हो रहे हैं 3 साल या 5 साल, उनके भी आंखों में चश्मा लग जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि बच्चों में चश्मा बहुत जल्दी लग रहा है? बच्चा पैदा होते ही 2 साल 3 साल वाला लग रहा है, उसका तो कुछ तो इनहेरिटेड भी होता है। अगर पेरेंट्स में, माता पिता को अगर कोई चश्मा लग रहा है, तो बच्चों में भी चश्मा लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और दूसरी जो इस समय लाइफ स्टाइल है, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम है, बाहर खेलते ही नहीं, मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे घुसे रहते हैं। मैं तो देखता हूँ 2 साल का बच्चा है तो उसकी मदर उसको भी मोबाइल दी होती है, वो मोबाइल देखता रहता है। आंखें जितना नजदीक का काम करेंगी, उतना ही ज्यादा जोर लगता है और उतना ही ज्यादा उसको चश्मा लगने की संभावनाएं होती हैं। आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, बच्चा फील्ड में जाता ही नहीं, वो घर के अंदर ही रहता है। घर में भी रहेगा तो मोबाइल टीवी ही देखता रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो मोबाइल ही है आज के समय पे, जो बच्चों की आंखें खराब कर रहा है। तो मोबाइल और स्क्रीन की टाइमिंग पे अगर बात करें तो क्या होनी चाहिए जो बच्चों की? आउटडोर एक्टिविटी का टाइम आपके मोबाइल के टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1 घंटे मोबाइल देख रहा है, तो रूल बना ले कि उसको कम से कम 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी कराना है, बाहर दिखाना है। और मोबाइल तो बच्चों के लिए घातक है ही, आप थोड़ी देर के लिए भी देते हैं तो भी नुकसान कर रहा है। क्या चश्मे का जो नंबर होता है उसको कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है? नहीं, कम तो नहीं किया जा सकता है। यूजुअली टेंडेंसी बढ़ने की होती है। चश्मे का नंबर भी -+2 तरीके का आपने सुना होगा। यूजुअली जो माइनस का नंबर होता है, जो दूर के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका बढ़ना एक स्वभाव होता है। वो नंबर माइनस का बढ़ता ही रहता है, प्लस का नंबर जरूर समय के साथ कम हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो आपके साथ कई लोग व्यवहारिक जीवन में पूछे होंगे कि खुद आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, और आपके भी आंख पे चश्मा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो उम्र के साथ जो आंख में बदलाव होता है उसको आप नहीं हटा सकते। अगर आपकी आंखें आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो 40 साल के बाद आपको नजदीक का चश्मा पहनना ही पहनना है। बीइंग ए डॉक्टर, पहले जमाने में तो इस तरह से नहीं था, आज के जमाने में इतना नॉर्मल क्यों हो गया? पहले भी था, पहले किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता था। हाँ। अब मोबाइल है, आपको कम दिख रहा है तो आपने तुरंत पकड़ लिया। पहले मोबाइल था ही नहीं, आपको नजदीक का कुछ देखना ही नहीं, मोटा मोटा काम तो चल रहा है। नहीं, दादी वगैरह जो हमारे बाबा जमाने के लोग हैं, वो काफी उम्र तक चीजें अपना काम कर ले रहे हैं, खाना बनाना या चावल बिचारना या कुछ भी करना। नहीं नहीं नहीं, नजदीक की दिक्कत तो होती है। अब इस पे यह है, अगर आपको माइनस का चश्मा यानी कि दूर का पहले से कमजोर है, तो वो आपको नजदीक के लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। पर इस 40 साल वाले बदलाव को आप नहीं रोक सकते। इतना जरूर है, खान पान का फर्क पड़ता है कि किसी के बाल 60 साल में पके और किसी के 40 साल में पक गए, तो थोड़ा सा प्लस माइनस आपके खान पान का वेरिएशन जरूर हो सकता है, पर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। डिजिटल आई स्ट्रेन या ड्राई आई के सिम्टम्स कैसे पहचानें? ड्राई आई तो जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, आंख का सूखा होना। किसी वजह से अगर आंसू नहीं बन रहा है, या किसी वजह से जो आंसू बन रहा है वो जल्दी उड़ जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, तो इसी को ड्राई आई बोलते हैं। आंख सूखी होगी तो आप पलक जल्दी जल्दी झपकाने लग जाएंगे और आंख में गड़न महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे आंख में बालू पड़ा है या कुछ पड़ा हुआ है, तो आंखें गड़ेंगी। मरीज की मेन कंप्लेन होती है, साहब आंख किरकिरात है, आंख बहुत गड़त है। तो मेन यही सिम्टम है इसका कि आंख आपकी गड़ेगी। तो ड्राई आई के सबसे आम कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही कि सीधे हम एयर का ब्लो हमारे आंख में आ रहा है। हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं और गाड़ी का जो वेंट है, जो एसी का वेंट है हमारा, वो सीधे हमारी आंख में आ रहा है। बाइक से चल रहे हैं फिर भी तो उस पे भी सीधे, उसमें जो आंसू आता है वो रिफ्लेक्स की वजह से आता है। आपकी आंख सूख रही होती है और उसको बचाने के लिए वो आंसू ज्यादा निकलता है। अगर वो फिनोमेना ना हो तो आपकी आंख सूख जाएगी। तो सीधी बात यह है कि आपकी आंखों में सीधी एयर नहीं पड़नी चाहिए। अगर रूम पे भी आप हैं तो डायरेक्ट ब्लो एयर का आपकी आंख में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जहां भी एसी लगा होता है तो एसी वाला कमरा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी बिल्कुल, आप देखते हैं एसी में बाहर पानी गिर रहा होता है तो रूम बिल्कुल ड्राई होता है। तो ऐसे जगहों पर भी ड्राई आई ज्यादा होती है। जो बंद केबिन पे काम कर रहे होते हैं, बंद एसी में, उनमें ड्राई आई ज्यादा होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सर आई ड्रॉप्स लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नियरेस्ट मेडिकल स्टोर केमिस्ट वाले के यहाँ से आई ड्रॉप ले। इसका इस्तेमाल ज्यादा करना कितना खतरनाक? नहीं, देखिए, मेरी राय तो यही है कि कोई भी आई ड्रॉप बगैर डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। जो मेडिकल स्टोर पे जो आई ड्रॉप बिक रही है
वो ये समझिए कि 100 में से 90 बीमारियां तो उससे ठीक हो सकती हैं। मैक्सिमम जो दवा बिकती है स्टेरॉइड ही बिकता है। पायरिमान आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, सिप्लाक्स डी आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, सस्ती दवाएं हैं और ये समझिए 100 में 90 बीमारियों में वो आराम तुरंत दे देंगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें उनका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट है और आंख की रोशनी, इवन आंख ही पूरी खत्म कर सकती है। जैसे कार्डियल अल्सर है, आंख में कोई छपका लग गया किसी चीज का, उसके बाद घाव हो जाता है जिसको अल्सर बोलते हैं। मैक्सिमम गांव का मरीज जाता है और सबसे पहले वही दवा इस्तेमाल करता है। तो जो बीमारी आपकी उतने में रुक जानी चाहिए थी या बढ़नी नहीं चाहिए थी, उस दवा की वजह से बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जैसे आप कोई खाने की चीज भी खाते हैं तो इसमें प्रिजर्वेटिव होता है। आप छाछ लेंगे दुकान से तो छाछ जो टेट्रा पैक में मिलेगा उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिला होगा, इसलिए कि वो छाछ खराब ना होने पाए। जो दूध है वो भी इसलिए प्रिजर्वेटिव मिला कि दूध खराब ना होने पाए। इसी तरीके से हर आई ड्रॉप में भी प्रिजर्वेटिव होता है। तो अगर आपकी आंख में दवा की आवश्यकता नहीं है फिर भी आप डाल रहे हैं तो दवा भले ही ना नुकसान करे लेकिन वो प्रिजर्वेटिव आपकी आंखों में नुकसान करेगा। तो कोई भी आई ड्रॉप बगैर किसी डॉक्टर के, बगैर किसी मेडिकल पर्सन की सलाह के तो डालना ही नहीं चाहिए। सर कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। कॉन्टैक्ट लेंस तो यही है कि हम चश्मा बाहर से लगाए हैं और इसको कॉन्टैक्ट लेंस हमने आंख के अंदर लगा लिया तो चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। चश्मा, जो चश्मे की वजह से चेहरा लग रहा है ऐसा कि भाई चश्मा लगाए हुए हैं, एक डिसेबिलिटी दिख रही है कि चश्मा लगाए हुए हैं, वो छिपा सकते हैं आप, लेकिन आरामदायक चश्मा ही है। इसके कॉन्टैक्ट लेंस के किसके क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो यही है कि उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, बढ़ जाता है। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस का रखरखाव अच्छे से नहीं रखा है, डेली उसको पहनना है, डेली उतरना है, उसको अच्छे से आप नहीं पहन रहे हैं, अच्छे उसको एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन पे रखते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वही इन्फेक्शन आपकी आंख में जा सकता है। क्या उसको डेली निकालना रहता है? डेली केयर करना होता है, सोने से पहले? कई तरीके के लेंस होते हैं वो, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं कि आपको डेली सोने के पहले लगाना हो, उतारना होगा उसको। उतारना, फिर सुबह आप उठिए फिर लगाइए, सुबह फिर उसको लगाइए। तो उस पर केयर, हमारी राय तो यही है कि जब तक भाई आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें चश्मा नहीं लग सकता है, आप एक्टिंग में हैं, चश्मा लगा ही नहीं सकते, तो वो तो मजबूरी है लगाना, बाकी कंफर्टेबल तो चश्मा ही है। ये लेसिक और स्माइल में क्या फर्क होता है, ये क्या चीजें हैं? लेसिक और स्माइल, ये भी अगर आपको चश्मा लग रहा है दूर का या नजदीक का तो उसको उतारने की एक सर्जिकल विधि है। ये एक लेजर होता है जो आपके आंख की जो पुतली होती है उसका शेप चेंज कर देता है। तो जो चश्मा आपको लग रहा होता है वो जो पावर चेंज होती है वो आपकी पुतली में ही चेंज कर दी जाती है। तो ये चश्मा उतारने की एक सर्जरी है, एक लेजर सर्जरी है। लेजर सर्जरी किसको करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए? नहीं, जिसको भी चश्मा नहीं लगाना है उसको करा लेनी चाहिए, पर उसकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे पुतली में आप एक निश्चित पुतली की थिकनेस होगी, निश्चित पावर है, उसी को आप लेजर से उतार सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा पावर किसी का है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, तो आपकी पुतली उतना सपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। इस वजह से आपको ज्यादा पावर में फिर सर्जरी बदल जाएगी, पर अगर कम पावर है तो आप लेसिक करा सकते हैं। कैटरेक्ट की बात करा अगर तो इसके बारे में बताइए, कैटरेक्ट क्या होता है और इसका सबसे सुरक्षित इलाज क्या हो सकता है? कैटरेक्ट तो देखिए सबसे बड़ा कारण है वो एज है। ये एज रिलेटेड बीमारी है। समय के साथ बाल पकने हैं, समय के साथ दांत कमजोर होने हैं, समय के साथ झुर्रियां पड़नी हैं, वैसे ही समय के साथ मोतियाबिंद होना है। सिंपल शब्दों में कहें, अगर सिंपल भाषा में कहें तो मोतियाबिंद जो हमारे आंख के अंदर लेंस है वो बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल जैसे कांच होता है। उसमें सफेदी आना वही मोतियाबिंद है। अब उस सफेदी आने का सबसे बड़ा कारण तो उम्र ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि उम्र के पहले भी मोतियाबिंद हो सकता है। कहीं ऐसा कोई केस आपने देखा जो आपके पास? जन्मजात मोतियाबिंद भी हो सकता है। अच्छा। बच्चा ही मोतियाबिंद के साथ पैदा हो सकता है। इसको हम लोग कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह यही होती है कि अगर मदर ने कोई ऐसी दवा प्रेगनेंसी के दौरान ले रखी है या कोई बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान उसको हो रखी है तो बच्चे में मोतियाबिंद हो सकता है। इसके अलावा चोट अगर आंख में लग गई तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। आपको कोई और बीमारी है, शुगर है या कोई और दवा लंबे समय तक खा रहे हैं, आंख में डाल रहे हैं, ऐसे केस में भी मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। तो मोतियाबिंद यही है कि आंख का जो लेंस है वो सफेद होना, यही मोतियाबिंद है। इसका सुरक्षित इलाज क्या हो सकता है, ऑपरेशन? जो आपका कुदरती लेंस आंख के अंदर है जो सफेद हो चुका है उसको निकाल देना है और उसकी जगह में आर्टिफिशियल लेंस डाल देना है, यही सर्जरी है। इसकी इलाज मेरे ख्याल से 2 तरह के होते हैं, लेजर के माध्यम से, एक पारंपरिक तरीके से जो ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का। इसमें दोनों में सही सेफ क्या है या बेटर अच्छा कौन? नहीं, देखिए तकनीकी जहां आ गई तो वो तो अच्छा ही है, मरीज के लिए भी अच्छा है और सर्जन के लिए भी आसान है। मरीज तैयार हो जाते हैं लेजर के माध्यम से कराने के लिए?
जो आम भाषा में हम लोग लेजर बोलते हैं, बेसिकली वो फेको इमल्सिफिकेशन होता है, दूरबीन विधि से जिसको हम लोग बोल देते हैं। बहुत ही कॉमन सर्जरी है वो, हर जगह हर छोटी जगह पे भी उपलब्ध है। तो फेको विधि आसान है, सर्जन के लिए भी आसान है और मरीज के लिए भी आसान है। सबसे बड़ा अंतर ये है, जो कन्वेंशनल हम पहले सर्जरी करते थे उसको SICS बोलते हैं। SICS मतलब स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन की विधि के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे पहले तो लेंस ही नहीं था। कुछ समय पहले तो लेंस इजाद ही नहीं हुआ था, उसकी खोज ही नहीं हुई थी। तब तक तो यही होता था कि मोतियाबिंद निकाल दिया जाता था और वैसे ही बगैर लेंस की आंख होती थी, और उसके बराबर पावर का, लगभग बराबर पावर का चश्मा हम लोग बाहर पहना देते थे चश्मे के रूप में। तो आपने पहले देखा होगा कि जो काफी बुजुर्ग हैं, जो पहले ऑपरेशन करा रखे हैं, कि मोटा मोटा चश्मा लगाए हुए हैं, मतलब उनकी आंख में लेंस नहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर लेंस इजाद हुआ, तो लेंस में भी पहले रिजिड लेंस आता था। रिजिड लेंस मतलब जिस साइज का लेंस है हमें आंख में उसी साइज का चीरा लगाना पड़ेगा और मोतियाबिंद निकालना पड़ेगा। उसमें बड़ा चीरा लगता था, टाँके लगते थे। फिर कुछ समय बाद और तकनीकी बदली, उस पे एक सबसे आसान जो छोटी जगह पे सर्जरी होती है वो SICS है, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। उसमें कोई टाँका नहीं लगता है, चीरा आंख में बड़ा लगता है, लेकिन वो भी आसान सर्जरी है। बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा मशीनों की भी आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसके बाद एक फेको इमल्सिफिकेशन आई। फेको इमल्सिफिकेशन मशीन की सहायता से सर्जरी की जाती है। इसमें जो आंख में चीरा लगता है बहुत ही छोटा चीरा लगता है, 2.8 mm का लगता है, और लेंस का साइज हमारा है 6 mm, 5.5 mm। तो उस पर लेंस कैसे जाएगा आंख के अंदर? तो इसके लिए फोल्डेबल लेंस बना हुआ है। अच्छा। एक पेन जैसा एक इंजेक्टर होता है लेंस का, उस पर जो लेंस हमारा 6 mm का है वो फोल्ड होके अंदर जाता है, फिर अंदर प्रॉपर शेप पूरा ले लेता है। तो जो हमारा 6 mm 7 mm का जो लेंस है वो 2.8 mm के चीरे से अंदर गया, फिर अंदर पूरा प्रॉपर साइज उसने ले लिया। ऑपरेशन कराने के बाद जैसे कई सारे रूरल एरिया में है, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उनको कि ऑपरेशन हो गया उसके बाद क्या देखें? देखिए, भले ही 2.8 mm चीरा लगा है, भले ही छोटा चीरा लगा है, पर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस का शेप तो बहुत छोटा होता है ना, तो गंदगी नहीं जानी चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा थंब रूल है ऑपरेशन के बाद कि आंख में पानी नहीं जाना चाहिए। आपको आंख टच नहीं करना है, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उसको टच नहीं करना है। दवा के अलावा उसमें कुछ नहीं जाएगा। रिफ्लेक्स में क्या होता है, गांव देहात में तो यही होता है, आंसू आया, जो भी अंगूछा है, जो भी साल है उससे पोंछ लिया। ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके कार्यकलाप में कोई फर्क नहीं है। ऑपरेशन के बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं, जैसे ऑपरेशन के पहले कोई भी करवट लेट सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आग सेक सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं। बाकी पानी ना जाए, जैसे नहाएंगे तो पानी जाए गर्दन के नीचे से नहीं नहा सकते। बस मेन यही है कि आंख में पानी ना जाए, आपको गर्दन के नीचे से नहाना है। यूजुअली 10 दिन बाद फिर आप सर से भी नहा सकते हैं। दूसरा सवाल, ग्लूकोमा क्या होता है, ये कैसे पता चलता है? क्या ये साइलेंट थीफ ऑफ विजन है? ग्लूकोमा, अब आप ये समझिए आसान भाषा में कि फुटबॉल देखा होगा आपने, बॉल, उस पर हवा भरी होती है। टायर, अपनी गाड़ी का टायर है, उसमें हवा भरी होती है 25 पाउंड 30 पाउंड। अगर इससे ज्यादा हवा भर दी जाएगी तो धीरे 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 करके वो टायर को नुकसान पहुंचाता रहेगा। वैसे ही हमारी आंख भी एक गोल साइज की ही है, इसके अंदर का भी एक प्रेशर है। अगर आप अपनी आंख को फील करेंगे तो एक प्रेशर महसूस होगा। नॉर्मली 16, 17, 18, 19 इस तरीके से mm मरकरी में होता है वो। अगर ये प्रेशर बढ़ गया किसी वजह से तो उसी को ग्लूकोमा बोलते हैं हम। बहुत सारे कारण हैं, जैसे जिसको भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या एज के साथ भी होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर पहले से है, माता पिता को किसी को था, तो उन मरीजों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आंख का प्रेशर बढ़ा है तो आंख को कैसे नुकसान पहुंचाता है? हमारे जो दिमाग की नस है वो डायरेक्ट आंख से जुड़ी हुई है, तो उस प्रेशर की वजह से वो नस सूखने लगती है। समलबाई, इसको हिंदी में समलबाई बोलते हैं। तो प्रेशर अगर आंख का बढ़ा है उसकी वजह से आंख की नस सूखने लगती है। सबसे घातक बात, सबसे खराब बात क्या है कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब जो नुकसान हो गया आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। आपको जिस स्थिति पे मरीज मिला है, जिस नुकसान के साथ मरीज मिला है, अगर अच्छा इलाज करेंगे तो आगे भविष्य में आने वाले नुकसान को तो आप रोक ले जाएंगे, पर जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई नहीं हो सकती। दूसरी चीज, इतना धीरे धीरे ये बदलाव होता है आंख में, इतना धीरे धीरे रोशनी कम होती है कि मरीज को महसूस ही नहीं होता। ऐसा नहीं बता पाएगा कि कल हमें बहुत अच्छा दिख रहा था और आज कम हो गया। ये महीनों में, सालों में धीरे धीरे बदलाव होता है। और सबसे बड़ा जो रोशनी में बदलाव होता है वो ये है कि आपकी फील्ड छोटी हो जाती है। जैसे आप किसी ट्यूब से देखेंगे ना तो बिल्कुल बीच का दिखाई देगा
और बाहर का नहीं दिखाई देगा। वैसे ही ग्लूकोमा में होता है कि फील्ड नैरो होने लगती है, तो आपको स्ट्रेट तो सीधा देख ले जाएंगे, कहीं भी देखना है तो आपको डायरेक्ट घुमा के देखना पड़ेगा, आपको किनारे का नहीं महसूस होगा। इस वजह से मरीज को जल्दी पता भी नहीं चल पाता कि रोशनी मेरी कम हो रही है। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी तो शुगर का जो आपकी आंख में असर होता है, जो नुकसान होता है, तो पर्दे के नुकसान को, पर्दे की बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। शुगर का हमारे शरीर में हर अंग में लगभग नुकसान होता है। अगर मान लीजिए किडनी की बात करें तो किडनी में जो नुकसान है, किडनी में जो बीमारी है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। हमारी नर्व में जो नुकसान है उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। वैसे हमारी रेटिना में जो नुकसान होता है डायबिटीज की वजह से उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। होता यह है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं हमारे पर्दे में, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, जिस वजह से शरीर में जिस चीज की कमी होगी फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो वहां पर खून की और ज्यादा नलियां शरीर बनाएगा, अपने आप ब्लड वेसल्स और ज्यादा बनाएगा। इसको नियोवैस्कुलराइजेशन हमारी भाषा में बोलते हैं कि नई नई खून की नलियां बनना। वो ब्लीड कर सकती हैं, अगर ब्लीड कर गई तो जो खून की नली ब्लीड कर गई तो आंख के अंदर पूरा का पूरा ब्लड आ गया, पर्दे में आपके खून आ सकता है। तो पर्दे में जो नुकसान होता है इस वजह से भी रोशनी कम होती है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो समय रहते शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाता है तो इससे जो आगे नुकसान हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। क्या एक सामान्य व्यक्ति जो हेल्दी है, अपने आप को समझ रहा है, रेटिना का चेकअप नियमित कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कराना चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसकी जांच के लिए कुछ अलग करना है। नॉर्मल सी जांच होती है। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो रूटीनली वो पर्दे की जांच तो करेगा ही करेगा। पर जिनको भी शुगर है उनको साल में एक बार अपने पर्दे की जांच दवा डाल के, पर्दा पुतली पूरी चौड़ी करके जरूर करानी चाहिए। उससे आने वाले समय में क्या उसको चीजें नहीं होंगी? अगर उसको डायबिटिक वाला अगर चक्कर आता रहे तो क्या नहीं होगा? तो वो अर्ली स्टेज में ही हमें पता चल जाएगा ये बीमारी का असर आना शुरू हो गया है। तो जो उसका इलाज अगर समय से शुरू हो गया तो आगे नहीं बढ़ने पाएगी बीमारी। देर रात तक जगना और फोन चलाना, ये कितना असर करता है आंखों पर? देखिए, स्क्रीन ज्यादा देर देख रहे हैं तो डायरेक्ट नुकसान तो करता ही करता है। जो अभी ड्राइनेस की बात हुई, सूखापन, ये भी बहुत बड़ा कारण है। जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमारे पलक झपकाने की दर कम हो जाती है। हम एकटक देखते रहते हैं कोई चीज। नॉर्मली अगर आप पलक झपकाते रहते हैं, जो फ्रिक्वेंसी है, स्क्रीन देखेंगे तो पलक ज्यादा देर तक आप खोले रहेंगे। उसकी वजह से जो भी हमारी आंसू की एक लेयर बनती है आंख पे, वो ब्रेक होने लगती है, सूखने लगती है, टूटने लगती है। इस वजह से ड्राइनेस होगा। दूसरा नुकसान जो है, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती हैं इससे, वो भी हमारी आंखों को नुकसान करती है। इन सारे चीज़ों को, बीमारियों को, छोटी बड़ी सारी चीज़ों, इनको सही करने के लिए, आंखों के सेहतमंद बनाए रखने के लिए क्या क्या खाने पीने में क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए? खाने पीने में तो जिसमें भी विटामिन ए ज़्यादा है, जैसे गाजर है, पालक है, हरी सब्जियां हैं, वो तो लेना ही चाहिए। अच्छी डाइट आपको बीमार होने से बचाती है, तो डाइट प्रॉपर लेते रहें। उनमें से कुछ चीज़ें जैसे विटामिन ए है, आँख के लिए बहुत सेहतमंद है, बहुत अच्छी है। तो जिन जिन चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा है, गाजर है, जाड़े का महीना आ रहा है, बच्चों को खूब गाजर खिलाएं। आप कच्ची गाजर खिलाएं, सैलेड के रूप में खिलाएं, हलवा बना के खिलाएं। हरी सब्जी का आ रहा है, खूब हरी सब्जी खूब खिलाएं। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो आँख के लिए बहुत सेहतमंद है, टमाटर खिलाएं आप। तो हरी सब्जी, गाजर, पपीता, पीले फल, ये सब फायदेमंद तो है ही। क्या गुलाब जल लोग देखा होगा आपने, घरों में इस्तेमाल होता है, आंखों में डाल लिया जाता है, सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अमूमन देखते हैं कि ये गुलाब जल जो आप बता रहे हैं डाल लेते हैं। कोई भी पानी, कोई भी लिक्विड, गुलाब जल हो चाहे जो भी, अगर रखा है तो उसमें भी कंटामिनेशन होता है, बैक्टीरिया उसमें भी पनपते हैं। अगर वो मीठा है या कुछ है तो नुकसान करेगा। वो जो मरीज को फील होता है वो डायरेक्ट यही है कि आपने ठंडा ठंडा कुछ भी डाल लिया, ठंडा ठंडा पानी की एक बूंद भी डाल लेना तो आपको अच्छा लगेगा। तो बस उसका एक यही है कि हमें अच्छा लगा, आराम मिला, बाकी उसका कोई ऐसा फायदा है नहीं। आज के जमाने में लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप भी मानते हैं? लेकिन जब डॉक्टर का ऑपरेशन किसी भी कारण से फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए और मरीज की डेथ हो जाती है तो सारा गुस्सा डॉक्टर के ऊपर निकलता है, भगवान के ऊपर नहीं निकलता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए, मानव का एक मानवीय प्रवृत्ति आप इसको बोल सकते हैं। जिसका भी अपना गया है उस समय उसको उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकालेगा ही निकालेगा। और लेकिन यह है कि लोगों में इतनी जागरूकता, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इसमें डॉक्टर की गलती है या नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मरीज अस्पताल में गया है तो उसकी जान जानी ही नहीं है। वो गया ही इस स्टेज पे है, लास्ट में गया है, डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश करी बचाने की। हमारे पास भी बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, आंख के आते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ग्लूकोमा ही बीमारी है कि इलाज करते करते भी हम देख रहे होते हैं इसकी रोशनी जा रही है,
भरसक प्रयास करते हैं, भरसक इलाज करते हैं, तब भी रोशनी नहीं बच पाती है। तो डॉक्टर प्रयास ही कर सकता है, डॉक्टर इसके अलावा कोई जादू नहीं कर सकता है कि बीमारी होनी ही नहीं है, मौत होनी ही नहीं है, वो तो हो ही सकती है। आज के प्राइवेट अस्पताल में मरीज कम या कस्टमर ज़्यादा हो गए, आप इससे कितने सहमत हैं? कस्टमर ज़्यादा हो गए, मरीज कम हो गए। वो उपभोक्ता हो गया, उसको लगता है कि मैंने अगर फीस दी है तो वो यस और नो के बीच समझता है कि बटन हमने दबा दी है तो लाइट जलनी ही जलनी है। वो ये नहीं समझता है कि हम इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर बेहतर से बेहतर कर रहा है। अगर उसने फिर हमारे यहाँ ऑपरेशन कराने आया है तो उसको अच्छी रोशनी मिलनी चाहिए, उसके दिमाग में बस इतना ही है। उसकी सोच भी सही है, लेकिन बाकी बीच की चीज़ें भी समझना चाहिए कि हमारे आँख में पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज है, ऐसे में हो सकता है रोशनी कम आए, तो उपभोक्ता ज़्यादा हो गया है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आज सीधे वो कोर्ट कचहरी की बात करता है कि डॉक्टर साहब हम देख लेंगे, ये है। तो इससे क्या है, डॉक्टर का भी मनोबल गिरता है। डॉक्टर जिसमें रिस्क लेके या थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके अगर उसको बचा सकता है और ऐसा उसे महसूस हो जाता है कि इस प्रवृत्ति का ये मरीज है, तो उसको कहीं ना कहीं से आगे ही रिफर कर देता है कि आप आगे जाइए। नुकसान तो मरीज का ही है उसमें। क्या ब्लू लाइट ग्लासेस वाकई काम करते हैं या नहीं? बिल्कुल काम करते हैं। क्या है ये चीज़? ब्लू रेज ऐसी रेज है जो रेटिना को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। हमारी जो लाइट है, अगर आप उसको स्पेक्ट्रम में देखें तो 7 कलर होते हैं, हमने सबने पढ़ रखा है, 7 कलर होते हैं। विबग्योर। हाँ, विबग्योर। उसमें से जो ब्लू लाइट है वो रेटिना की जो सेल्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। तो ब्लू, बहुत सारे ग्लासेस ऐसे आते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करते हैं, ब्लू रेज को ब्लॉक करते हैं। डेफिनेटली वो फायदा तो करते ही हैं आपको। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड के लिए, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आंखों के लिए सबसे बेहतरीन फूड क्या है? गाजर। सबसे हानिकारक आदत जो आंखों को नुकसान करता हो? मोबाइल देखना। कौन सा ऐसा मिथ है जो आंखों को लिए नुकसानदेह है, उसको तुरंत खत्म करना चाहिए? यही जो गुलाब जल डालना है, कुछ भी आंख में डाल लेना है। क्या गाजर खाने से नजर तेज होती है? नजर तेज नहीं होती है, लेकिन ताकत मिलती है। जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा। अगर आपके बच्चे का आंख खराब होता है तो आप कैटरेक्ट लेंस लगवाएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। बच्चों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस है भी नहीं, कुछ खास कंडीशन है जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। ग्लास ही सबसे बेहतर है बच्चों के लिए। भविष्य में आप डॉक्टर ही रहेंगे या राजनीति में आने की संभावना है? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मरीजों की सेवा में ही मजा आ रहा है, मरीजों के बीच रहने में ही मजा। नेतागिरी भी बहुत कठिन काम है। उस पे बेमन से, अब जो आपके सामने घर पे आ गया है, सुबह 7 बजे आ गया है, आप रात में 1 बजे लौटे हैं, तो आपको उठ के मिलना पड़ेगा उससे। डॉक्टरी में ये है थोड़ा सा लिमिटेशन से इस चीज़ की। डॉक्टर साहब की दुकान, डॉक्टर साहब का अस्पताल 10 बजे खुलेगा तो 10 बजे मिलेगा। आज के दौर में आप किसको आप एक अच्छा नेता, एक आदर्श नेता के रूप में देखते हैं? मुझे लगता है मेरे जवाब के साथ बहुत लोगों का जवाब एक ही होगा। क्या? नरेंद्र मोदी। तो ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा जी, जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बातचीत हुई। काफ़ी अच्छी और काफ़ी जानकारी वाली बातचीत हुई, जो आप लोग अगर पूरा पॉडकास्ट देखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।